सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी कल हमने जो क्लास हमारी जो थी वो पुरानी जो क्लास है, मतलब कि हमारी पॉलिनोमियल की फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड जो मैंने कल ली थी वो हमारी ऑनलाइन ली थी, हमने लाइव क्लास ली थी। तो लाइव क्लास का भी थोड़ा सा लुत्फ उठाया हमने। कुछ बच्चों ने देखा, कुछ बच्चों ने हो सकता है मिस भी किया हो। तो अगर तुम सर्च करने जा रहे हो तो तुम्हारा पार्ट जो 3 है वो कहाँ पे मिलेगा तुमको, लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा ऐसे परेशान होने की दिक्कत नहीं है। चैनल पे गए, चैनल पे प्लेलिस्ट में गए, प्लेलिस्ट में मैंने उसी सीक्वेंस में सारे वीडियोस डाले हुए हैं जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, और थंबनेल में भी देख लोगे तो पार्ट 3 तुमको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमने कल क्या समझा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा हल्का सा हमने और डीप डाउन समझा था। और ये पैराबोला को हमने, ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन में सॉरी मैंने ये गलती से लिख दिया था कल। ये इक्वेशन जो है ये यहाँ पे है -8, एक्स स्क्वायर 2x -8 है। अभी मैंने देखा तो वो -8 था वो, बट और यहाँ से मैं स्टार्ट कर ही रहा था, है ना, चीज़ें लिखवाना तुमको स्टार्ट कर ही रहा था। तो ये इक्वेशन जो थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर -2x -8 था। ठीक है, यहाँ से हमने देखा था, इस इक्वेशन को मिलाया था, a = 1 था, b = -2 था, c = -8। ठीक है, यहाँ तक की कहानी मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गई थी। अब जो नेक्स्ट बात है ना, वो नेक्स्ट बात ये है कि किसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे 1 है, a = 1 कैसे आया। तो बेटा इसके सामने 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 1x² है। b को तो तुम मिला लोगे क्योंकि यहाँ प्लस था, तुम यहाँ पे रख दोगे -2, तो यहाँ से b जो है हमारे पास में क्या आ गया, -2 आ गया। c यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ -8 है तो c हमारे पास में -8 आ गया। इतनी कहानी हमारी हुई थी, ये पैराबोला हमने बना लिया था। अब मैं तुमको बोल रहा था कि इसमें से हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। ये बुलेटिन जो पॉइंट्स है इनको स्टार मार्क कर लेना, ये तुम्हारे हायर लेवल की स्टडीज में आएंगे। अभी क्या है ना, जैसे कि मैं ऐसी चीज़ें जो पढ़ाता हूँ जो कि तुम्हारी सिलेबस में नहीं आती है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंजॉय करना है, तुम्हें उन चीज़ों को देखना है, सीखना है, दिमाग में डाल लेना है। ऐसा नहीं कि इधर से डाला और उधर से निकाल दिया, बट हम दिमाग में डालेंगे, समझेंगे। वैसे भी तुम फालतू जो रील्स देखते हो तो सारी चीज़ों को इंटरेस्ट से देखते हो ना, कि बिल्कुल हाँ ये भी देख लेते, ये भी देख लेते, ये रील भी, ये भी ऐसा अच्छा दिख रहा है, तो वैसे भी इसको देख लो। बैक इन द माइंड तो उसको, कचरे को तो डाल के रखते ही हो, तो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हो, तो इस चीज़ को भी पीछे बैक ऑफ द माइंड रख लिया करो। तो ठीक है, ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये जो है तुम्हारी एग्जाम्स में काम नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी समझ जरूर बढ़ा देगी। ठीक है, अभी हमने कहाँ तक पहुँचे थे? अभी हम पहुँचे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने अलग अलग पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हमने 8.89 पॉइंट निकाल लिए थे। तो इसमें मैं कुछ बुलेटिन पॉइंट दे रहा हूँ तुमको कि अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हुई, a अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसे इस केस में a जो है 1 है, तो 1 जो है ग्रेटर देन 0 है। अब देखो, ग्रेटर देन 0 का मतलब a अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो तुमको एक चीज बिल्कुल प्यारी से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है, जो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मतलब कुछ भी मुझे नहीं पता, मुझे बस एक चीज पता चल जाती है कि ये जो पैराबोला बनेगा ये अपवर्ड बनेगा, अगर वहीं पे अपवर्ड्स। ठीक है, और अगर वहीं पे सेकेंड बुलेटिन पॉइंट क्या है, इफ a इज लेस देन 0, a लेस देन 0 मतलब a नेगेटिव होना। ये जो है, मान लो कि माइनस का x² रहता तब की बात। तो इफ a इज लेस देन 0 तो दूसरा पॉइंट हो जाता है पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। समझ में आया? पैराबोला जो है ना डाउनवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ से डाउनवर्ड बनेगा, यहाँ से डाउनवर्ड बनेगा, यहाँ से डाउनवर्ड बनेगा। उसकी हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से डाउनवर्ड बनेगा, बट एक चीज कंफर्म हो जाती है कि a अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। 2 पॉइंट स्टार मार्क करके बिल्कुल लिख लेना, वेरी IMP, मोस्ट IMP। ठीक है,
नाउ थर्ड पॉइंट, ठीक है। हाँ, ये एक चीज यही रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने देखा कि इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो जगह काटा, तो इसके दो डिस्टिंक्ट जीरोज आए। दो जीरोज मैं बता रहा हूं, एक जीरो आया इसका -2, एक जीरो आया इसका 4। तो जो ये -2 और -4 है, यहां से हमने क्या पकड़ा, हमने यहां से पकड़ा कि पैराबोला cuts x axis at two different points, hence it has two distinct, दो अलग अलग जीरोस। ये हमने बात पकड़ ली कि पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट अलग अलग जगह पे कट किया है, इसलिए जो ये पैराबोला है इसके, या फिर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स होंगे, दो जीरोज होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल प्यारी सी बात है, कोई ज़्यादा होच पोच नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी कि इसने दो जगह काटा है, तो ये इसके दो डिस्टिंक्ट अलग अलग, देखो अलग अलग जगह काटा, यहाँ काटा। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि इससे, अब हमें कुछ कैसे क्या पता चलेगा कि ये जो है पैराबोला, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके दो अलग डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे? तो उसके लिए बिल्कुल एक अच्छी सी प्यारी सी बात बता देता हूँ। तुम्हें क्या पता करना है यार, जगह कम पड़ जाती है तो क्या करें? ठीक है, जगह के लिए एक काम करते हैं। हाँ, तो ये दो अलग अलग जगह पे काटेगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि चलो ये थोड़ा सा उतार लिया, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ यार, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को इस जगह पे आके थोड़ा सा पॉज कर लेना, ये चीज़ लिख लेना, इसके अभी कंटिन्यूशन में इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए थे हमारे, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अभी इसको रब नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या थी भैया? इक्वेशन थी x² - 2x - 8। हाँ, तो हमारे पास में f(x) क्या था? ये था ax² + bx + c, ये था। और यही हमारे पास y = x² - 2x - 8 था, जहाँ पे a = 1 था, b = -2 था, c = -8 था, ठीक है। थर्ड पॉइंट तक आ गया था। फोर्थ पॉइंट, यहाँ से जो अभी हमने जो ड्रॉ किया, जिसको हमने कल ड्रॉ किया था, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम निकाल रहे हैं। बहुत ही प्यारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं कि भैया ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, थोड़ा हायर लेवल का। ये कैसे पता चला? क्योंकि ए जो है वो a 0 से बड़ा है, मतलब 1 0 से बड़ा है। पॉजिटिव 0 से बड़ा होना मतलब अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड खुलेगा। मैंने बताया तुमको अपवर्ड कितना ऊपर खुलेगा, इन दोनों को काटेगा नहीं काटेगा, यहाँ से खुल जाएगा, उसकी चीज़ बाद में बताएंगे। एक ये हो गया, पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड इट हैज टू डिस्टिंक्ट जीरोस। अब नेक्स्ट जो है कि इसके दो अलग जीरो होंगे, इसका पता कैसे निकाला जाए? इसका पता कैसे निकाला जाए? तो इसमें एक फैक्टर होता है जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर से तुमको पता चल जाएगा बच्चा, तुमको पता चल जाएगा कि ये जो है, ये इसके जो रूट्स है ये दो बार कट करेंगे, अलग अलग रहेंगे या इक्वल रहेंगे। समझ में आया? तो वो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर क्या होता है? D होता है b² - 4ac। इसको क्या है ना, अभी ये वर्ड जो है ये तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली मैंने अभी थ्रो कर दिया है, तो जब फ्यूचर में तुम इसको पढ़ोगे, थोड़ा और डिटेलिंग में जाओगे, या फिर मैं तुमको आगे थोड़ा सा बताऊंगा, तो ये जो फैक्टर है ना, यही डिसाइड करता है कि इसके रूट्स, इसके जीरोस कैसे होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं b² - 4ac, यहाँ से हम निकाल के देखते हैं। D = b² - 4ac, b² - 2 का होल स्क्वायर
-4 इंटू ए बोले तो 1, सी इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। -2 2 दूआ 4, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस जो है माइनस का 8, ये जो माइनस है इस माइनस से प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तुमको पता ही होगा बेटा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस जो है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें तो पता ही है। -1 का होल स्क्वायर अगर बेटा तुम करोगे तो 1 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको भी दिक्कत है तो बेटा वो मैसेज करना अलग से, ठीक है। 8 चौका 32, 32, तो 4 + 32 हो गया 36। 36 तुम देख रहे हो, 36 क्या है, अगर ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर b² - 4ac अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट जीरोस, ठीक है। इतने से पॉइंट जो है इसको नोट डाउन करो। चलो ठीक है बच्चों, कहाँ तक आ गए थे हम आ गए थे कि d जो है डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर जिसको बोलते हैं, d b² - 4ac, तुमने b² - 4ac करा, a b c की वैल्यू रखे, ये आ गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब सीधी सी बात है पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया बच्चों तो 2 डिफरेंट जीरोस, इसने आपको एक चीज बताई कि इसके 2 डिफरेंट जीरोस रहेंगे, 2 डिफरेंट जीरोस रहेंगे। 2 डिफरेंट जीरोस रहने का मतलब ये है बच्चा कि ये एक्स एक्सिस को 2 अलग जगह पे काटेगा, ठीक है। 2 डिफरेंट जीरोस का मतलब हो गया 2 अलग जगह पे काटेगा। वही अगर हम सेम, अगर आपका d जो है, जो कि है b² - 4ac, वो इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर बच्चा वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में इसके होते हैं 2 सेम जीरोस, मतलब इसके जो दोनों जीरोस है वो सेम रहेंगे। अभी ये सारी चीज सीख लो। इन सारी जो चीज हम पढ़ रहे हैं इन सब के एक एग्जांपल मिलेगा, एक एग्जांपल मिलेगा कि ग्रेटर देन 0 का तो एग्जांपल तुमने देख लिया, अभी 36 आ गया। इक्वल्स टू 0 मतलब 2 सेम जीरोस, 2 जीरो रहेंगे, सेम ही रहेंगे। कब आएंगे सेम जीरोस? एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर तुम्हारा पैराबोला ऐसा बना तो भैया ये एक ही पॉइंट आया, एक ही पॉइंट पे इसने टच किया मतलब कि एक्स एक्सिस पे बिल्कुल आके ये बैठा ही है, तो यहाँ पे जो जीरोस है वो दोनों सेम जीरोस हो जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सेम 2 सेम जीरोस। अब जो थर्ड पॉइंट आता है इसको तो तुमने बेटा उतार ही लिया होगा, या फिर वीडियो को क्या है ना थोड़ा पॉज करके उतार लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं वो ये लिख रहा हूं बेटा कि अगर आपका d इज इक्वल्स टू जो कि है b² - 4ac लेस देन 0 आया, उस केस में क्या होगा? अगर ये b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर हमने a b c को रख निकाला है, अगर ये 0 लेस देन 0 आया ना, इसका मतलब है नो रियल जीरोस, इसके कोई भी जीरोस रियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि नो जीरोस। इस केस में जीरोस कितने आ जाएंगे? 0 जीरोस, नो जीरोस। तो ये जो है ये कैसे बनता है? ये जो है बेसिकली ये कैसे बनता है? ये जो इनके ग्राफ है जिस केस में लेस देन 0 रहता है, ये ग्राफ ऐसे बनते हैं। ये पूरी एक्सिस रहती है। 2 डिफरेंट जीरोस के केस में इसने 2 जगह काटा, 2 सेम जीरोस के केस में, सेम जीरोस के केस में ये देखो कैसे पैराबोला बना, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है। नेक्स्ट पैराबोला बना, ये यहाँ पे पॉइंट पे बिल्कुल टच कर रहा है। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर b² - 4ac लेस देन 0 है तो इस केसेस में बेटा ये जो पैराबोला बनता है वो बिल्कुल यहाँ पे हवा में बनेगा, कभी यहाँ पे हवा में बनेगा, ठीक है। ये जो है एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी नहीं काटेगा, इसलिए इसके जो जीरोस है वो कुछ भी नहीं होगा, 0 जीरोस रहेंगे। बट मैं एक बात बता दूं, 0 जीरोस नहीं रहते हैं। आपकी अभी 10th की जो क्लास है उसमें बताया गया है कि बेटा नो जीरोस, ऐसी चीज बताई गई है। लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेजिनरी जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। तो इन केसेस में भी
जब जब ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा होगा उस टाइम पे भी जीरोस बनते हैं, उनको इमेजिनरी जीरोस बोला जाता है। तो बट अभी हम उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, अभी बस हम इतनी सी बात बताएंगे कि अगर ये दो जगह काट रहा है तो इसके दो डिफरेंट जीरोस, अगर ये एक जगह पे लाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे पैराबोला बना है, यहाँ पे पैराबोला बना है, एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये टू सेम जीरोस हो गए, जिसके लिए b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। थर्ड, अगर नीचे बनता है, ऊपर बनता है, ये एक्स एक्सिस को नहीं कट करता है, तो इस केस में इसके जीरोस है 0 जीरोस। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो अच्छे से। इतने सारे पॉइंट जो है मैंने लिखवाए थे, ये 3-4 पॉइंट्स, इनको बिल्कुल, ये जो चौथा पॉइंट था जिसका डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर मैंने बताया, ग्रेटर देन 0 तो दो डिफरेंट जीरोस, इक्वल्स टू तो टू सेम जीरोस, लेस देन 0 तो नो रियल जीरोस। ये सारी चीज़ें लिख लो, ये सारी चीज़ें लिख लो, आराम से पॉज करके भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तुमको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ और बताता हूँ। क्या है ना कि जब हमें कुछ नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स में जो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर हम जब पता करने निकले हैं और समझने निकले हैं तो फिर पूरा ऊपर ऊपर नहीं तैरना है, बिल्कुल अंदर से तैर के जाएंगे हम। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये जो पॉइंट है, ऐसा जो पैराबोला बना, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? अभी तुम्हारी एग्जाम में तुमको पूछ लेगा कि पैराबोला का या फिर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो तुम ये जो पॉइंट है, जो कि जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है जैसे इस पैराबोला का, इसको बोला जाता है बेटा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसको क्या बोल दिया बच्चों? ये हो गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट। अब ऐसा नहीं है, मान लो कि मैंने पैराबोला ऐसा बनाया, ये है हमारा पैराबोला, अगर ये पैराबोला ऐसा बना, इस केस में वर्टेक्स कहाँ रहेगा? इस केस में रहेगा वर्टेक्स ये रहा, इसको बोल देंगे वापस वही v वर्टेक्स, ये हो जाएगा वर्टेक्स यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स मतलब समझ में आ गया। सबसे जहाँ से कर्व जो है दोनों साइड में पैराबोला जो है एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से ऊपर जा रहा है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। या तो इसको सबसे नीचे वाला पॉइंट मान लो, या फिर इस केस में सबसे ऊपर वाला पॉइंट मान लो। वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स के बाद में एक लाइन खींचते हैं, इस वर्टेक्स के ऊपर हम एक लाइन खींचते हैं, सॉरी ब्लैक से खींचता हूं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। बिल्कुल इस वर्टेक्स के ऊपर एक ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन आई है, तो ये जो लाइन है वर्टेक्स के बिल्कुल चीरते हुए निकल के गई है। तो ये जो पैराबोला है, इस लाइन के इधर साइड और इधर साइड बिल्कुल क्या है ना, इक्वल है, मतलब सिमेट्री है। ये लाइन के इधर साइड देखोगे तो ये जो पोर्शन है, ये इस लाइन से जितनी दूरी पे ये पॉइंट है उतनी दूरी पे ये लाइन से ये, तो मतलब एक तरीके की ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसको पैराबोला को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो इस लाइन का नाम क्या मैथ्स में लिखा गया है? इस लाइन को बोला गया है, इस लाइन को बोला गया है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इसके, इस लाइन के दोनों साइड में पैराबोला इक्वली डिविजिबल है, इक्वली डिवाइड हो गया है, इस लाइन के दर्पण बन गया है, बिल्कुल मिरर हो गया है। इसके इस लाइन के इधर साइड देखोगे तो पैराबोला एक जैसा दिखेगा, इस लाइन के इधर साइड देखोगे तो पैराबोला एक जैसा दिखेगा। तो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला समझ में आ गया, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई। ठीक है, दो चीज़ें हमने बिल्कुल यहाँ से भी ग्रैब कर ली, बिल्कुल अच्छे स्टार मार्क कर लेना इन पॉइंट्स को। ये बेटा स्कूल में कोई नहीं बताने वाला है, एक बात बता दूं, ये स्कूल में कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलम है। तुम्हारी जो अभी तुम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, इसमें कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बट हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम 1000 चीज़ें तो वैसे भी ऑनलाइन देख ही रहे हैं, और तुम फालतू कंटेंट तो वैसे भी दिन भर देख ही रहे हो। तो अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हो, समझ लेते हो, तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि बैक ऑफ द माइंड, हमारे पीछे छोटे जो दिमाग है, छोटे दिमाग में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई रहेगी, और बाद में जब हम अगर बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें ये बड़े अच्छे से काम में आ जाएगी। तो ठीक है, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री देख ली, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देख लिया, हमने डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर देख लिया कि कैसे ये डिसाइड करेगा कि ये दो जगह काटेगा, नहीं काटेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। अब
इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और थोड़ी सी एक आधी बात जो है वो और रह गई है, उसको मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको तो तुमने पॉज करके अगर ऐसा रहे तो उतार लेना, कॉपी कर लेना। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 में तुमको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तुम देखोगे कि ये है यहाँ से y पे -9, ऊपर देखने जाओगे तो 1। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x में है 1, y में है -9। तो बेटा ये जो है ये अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, बट ये बाद में जो हम जेई की मतलब जेई एडवांस में और उधर बैठते हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में देते हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम ब्रीफली जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो 1 है और -9 है, ये जो हमारे ए बी सी जो हमारे दो वेरिएबल थे, कांस्टेंट था, सॉरी वेरिएबल कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट था, तो ये इससे ही बनते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, इसका x कोऑर्डिनेट है -b/2a और इसका y कोऑर्डिनेट जो है ये है -d/4a। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में निकली हुई है, पूरा फुल प्रूफ चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं प्रूफ करवाने नहीं बैठूंगा, बट यही है कि ये सारी चीज़ों को क्या है ना, वेरीफाई कर लिया जाता है जो डाटा आता है उससे। जैसे x का कोऑर्डिनेट, अब मेरे को इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस हिसाब से आप बोल दोगे कि सर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये हो गए। वर्टेक्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो तुम क्या कर लोगे, -b/2a -d/4a, ये हो जाएंगे तुम्हारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के लिए बता देता हूँ जल्दी से, x कोऑर्डिनेट -b/2a -b क्या है, -2। तो ये तुम माइनस तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये तुमने लिख दिया बेटा -2/2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारे पास में 1, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 = 1। बता दिया था मैंने तुमको पहले ही, 1 आया हमारा। बिल्कुल यहाँ से भी ग्राफ से भी दिख रहा है कि हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का 1 है। ठीक है, वैसे ही y वाला हमारा जो वर्टेक्स का जो b वाला कोऑर्डिनेट है -d/4 है। बेटा तुमको मैंने पहले बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर, इसी के जस्ट पहले रब करने के पहले मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर है b² - 4ac / 4a। जिन भी बच्चों को ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी मोटी या फिर ज़्यादा लेंदी लग रही है, तो बेटा ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ है, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं हम स्टार्टिंग में करते हैं तो ये थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन अब जब तुम इन सारी चीज़ों को और मैथ्स को अपने जीवन में उतार लोगे और डेली रफ वर्क करने लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं ना सजाने पे कम ध्यान दो, रफ वर्क ज़्यादा करो। रफ वर्क बिल्कुल मतलब एक फालतू सी रद्दी सी कॉपी ले ली, 2 रुपये वाली पेन ले ली और रफ वर्क किए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हाथ खुलेंगे हमारे, उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स तगड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये अभी बड़े बड़े लग रहे हैं हमें कैलकुलेशंस। अब जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर से वो निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर का यूज आ गया। ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है, b² - 4ac, b² - 4ac, b की जगह पे रख देता हूँ -2 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a, 1 मल्टीप्लाई बाय c -8, ठीक है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे 1। ठीक है, यहाँ से देखोगे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था माइनस, ये हो गई 36 डिवाइड बाय 4, 4 9 के 36 -9। ठीक है, -9 बिल्कुल, ये देख लो, ये हो गया हमारा -9। पॉज कर दो थोड़ी देर, ये हो गया हमारा वर्ड। चलो ठीक है बच्चों, जैसे 1 -9 था तो वैसे हमने निकाल लिया था 1 -b/2a से -d/4a से निकाल लिया था -9। तो 1 - 9 ये हमारा पैराबोला का जो है हमने वर्टेक्स निकाल लिया। तो बेटा वर्टेक्स समझ में आ गया था हमें, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर से कहाँ पे टच कर रहा है ये कैसे करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझी। पैराबोला के कुछ पॉइंट्स जो थे बिल्कुल क्रीम पॉइंट्स, वो सारे निकाले। अब जो बात आती है
अब जो बात आती है वो आती है कि अब नेक्स्ट तुम्हारे इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स में, मैं तुमको बता दूं, इसको भी थोड़ा सा करवा के एक बार जल्दी से बता देता हूं, इसको भी समराइज कर लेंगे। ये तुम्हारी जो बुक है, बुक में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है x² - 3x - 4, और इसके ही कुछ फैक्ट्स इसने भी लिखे हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें जो है ना, मैंने बोला कि a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो अपवर्ड रहेगा, a लेस देन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। तो इनको थोड़ा सा क्या है ना, मोटा मोटा सा आप सीख लेते हैं। एक ये जो क्वेश्चन तुमको दिया है, अब मैं तुमको है ना पैराबोला से जो तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसको बिल्कुल से करवा देता हूं, और नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। अभी इसको रब कर देता हूं, देख लेना, इन सारी चीजों को पॉज करके थोड़ा सा समझ लेना। अगर ये तुमको नोट्स नहीं उतारने हैं तो कोई बात नहीं बेटा, ये चीज तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको पूरा अब हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, सारा इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट तुमको ले चलता हूं डायरेक्ट कंडीशंस के ऊपर, डायरेक्ट कंडीशंस के ऊपर बच्चा, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा तुम्हारा बेटा टाइम नहीं लूँगा, अब मैं फटाफट तुमको दो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहली कंडीशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट कंडीशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट कंडीशन, ये हमने देखा, ये हमारा ग्राफ चलेगा, ठीक है, ये हमारा बेटा ग्राफ चलेगा। ये रहेगा x x डैश, तुमको ऐसा बना के दिया हुआ रहेगा y y डैश, ठीक है। ये हो गया पहला, जो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x² bx + c, अगर ये दो फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है, अगर इफ d इसका डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसके क्या आ जाएंगे, टू डिफरेंट रूट्स, इसके टू डिफरेंट जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके दो डिफरेंट जीरोस कैसे रहेंगे, ये दो टाइप का हो सकता है, अगर ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ऐसा कब रहेगा, ऐसा कब रहेगा, ऐसा कब रहेगा, जब आपका a ग्रेटर देन 0 रहेगा इस केस में, और ऐसा कब रहेगा, जब आपका a लेस देन 0 रहेगा। मतलब कि जो आपकी इक्वेशन है, फटाक से इसको बता देता हूं, अगर मान लो कि आपकी इक्वेशन आई माइनस का x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का 7ac आई, मतलब a अगर लेस देन 0 रहा तो ये डाउनवर्ड बनेगा, और अगर वही हमारा केस था x² - 2x - 8, अगर आपका a जो है ग्रेटर देन 0 रहा तो इस कंडीशन में ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीख ली, और दो डिफरेंट जीरोस का क्यों बोल रहा है, ये दो डिफरेंट जीरोस का इसलिए बोल रहा है कि देखो इसने x एक्सिस को दो बार काटा, एक तो यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, बराबर वैसे ही एक बार यहाँ पे काटा बेटा, एक बार यहाँ पे काटा। तो समझ में आ गया, इफ d b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर, और इसके दो अलग फैक्टर्स हो जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीखेंगे तो उसमें तुमको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फैक्टराइजेशन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, कर भी सकता हूं, कोई इशू नहीं है वो, बट अभी मैं तुमको एक फैक्टर के हेल्प से ही समझा दे रहा हूं कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, दो डिफरेंट जीरोस आ गए, ये देखो बेटा दो डिफरेंट जीरोस दो अलग अलग जगह पे काटा। नेक्स्ट जो बनता है, इफ d b² - 4ac इक्वल्स टू 0 है, 0 के बराबर है, तो टू सेम जीरोस, ये कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, ये कंडीशन क्या बनेगी, इसको बना लेते हैं इधर, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, वैसे ही बेटा ये हो गया y, ये हो गया y डैश। वैसे ही यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगी, एक बन जाएगी ये वाली कंडीशन, एक बन जाएगी ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये एक पॉइंट पे ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और वो एक पॉइंट क्यों है कि वो जो है, वो दोनों जो पॉइंट्स है वो दोनों सेम है, टू सेम जीरोस। तो इस कंडीशन में ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, तो आप बोल दो कि सर जब इसका a जो है x² का कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये ऊपर साइड बनेगा,
अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये नीचे की साइड बनेगा। बिल्कुल फंडे क्लियर हो गए। दो जीरोस, एक जीरो है बट सेम, टू सेम जीरोस। थर्ड कंडीशन, इफ जो डी आपका डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो लेस देन जीरो रहा तो नो रियल जीरोस। बेटा इमेजिनरी जीरोस रहेंगे, रियल जीरो कोई नहीं रहेगा। इसके केसेस बता दूं, ये हो गया बेटा x, ये हो गया x डेस, ये हो गया बेटा तुम्हारा y, ये हो गया y डेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, सॉरी एग्जाम्पल के लिए ब्लैक से यूज कर रहे हैं ना हम। एग्जाम्पल के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये कब होगा तुमको पता है सर, जब ए जीरो से बड़ा रहेगा तो अपवर्ड खुलेगा, ए अगर नेगेटिव रहेगा तो ये डाउनवर्ड खुलेगा। तो इस प्रकार से अपवर्ड के लिए ये हो गया, डाउनवर्ड के लिए ये हो गया। तीन कंडीशंस मैंने तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बता दी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सारी सेम चीजें जो है बेटा, सेम चीजें तुमको ये यहाँ पे राम कहानी पूरी बताई हुई है कि ग्राफ कट एक से दो डिफरेंट पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे ये दो जीरो हो गए। अगर ये एक सेम पॉइंट पे कर रहा हो तो इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कोइंसाइड कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड की पिक्चर ये रहती है बेटा कि उनको दो जीरोज है बाकी वो एक ही है। मतलब समझ रहे हो ना कि दो जीरोज आए बाकी वो सेम आ गए। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। और ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ऊपर कट कर रहा है, ये नीचे की साइड है। तो ये जो दोनों जो चीजें हैं बेटा, ये ऊपर चले गया, ये नीचे चले गया, इसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, नो जीरो। बाकी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, नो रियल जीरो। तो यहाँ से बेटा तुमको एक पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको यहाँ पे लिख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है क्वाड्रेटिक, कल लिखवा दिया था मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट टू जीरोस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही हो सकते हैं। तो यहां से एक चीज और समझ में आई कि डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी है, दो। तो ज्यादा से ज्यादा जीरो कितने हो सकते हैं, दो। वही अगर मैं तुमको बोलूं बेटा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो उसके जीरो एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, 4। अगर मैं तुमको बोलूं कि कोई सा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है, तो उसके कितने हाईएस्ट से हाईएस्ट जीरो हो सकते हैं। तो आप मुझे बोलेंगे सर जितनी डिग्री है, n डिग्री है तो n तक हो सकते हैं। 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट एटमोस्ट 2 हो सकते हैं। वैसे ही n है या फिर 6 है, तो 6 डिग्री के पॉलिनोमियल के हाईएस्ट से हाईएस्ट 6 जीरोस हो सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। और आपके लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। तुम्हारे इसमें थोड़ा सा एक जो क्वेश्चन है ना, जो मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, वो ये है नो जीरोज 1। ये जो है ये तो वो क्वेश्चन तुम्हारे इसमें दिया हुआ नहीं है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो है ना, एक एग्जांपल जो दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 5 1 हो गया, इसका 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 5 का। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है, ये जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा और तुमको तुरंत फटाफट से ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेना है कि कैसे इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हैं। तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, इसको तुम आराम से लिख लेना। ये थोड़ा डिटेलिंग में हमने पढ़ लिया था, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, लिख लेना आराम से।
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस की हेल्प से तुमको बेटा समझा देता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक कि तुमको सब आराम से समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एक्सरसाइज डाल लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्या डाल लेंगे? एक्सरसाइज 2.1 इधर बिल्कुल साइड में एक्सरसाइज 2.1 डाल रहा हूँ। इनको तो करने में कोई बेटा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 तो थोड़ी सी चलो अभी बात करते हैं अपन कि मैं कैसे तैयारी करता था। मैं मेरे टाइम पीरियड पे जब मैं तैयारी कर रहा था या फिर मैं अपनी लाइफ को लेके या फिर मैथमेटिक्स को लेके या फिर कैसे सीरियस हुआ था, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में ये बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ग्राफ दिया हुआ है x डैश y डैश दिया हुआ है ग्राफ। ये कौन बच्चा बताएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन बताएगा बेटा कौन सा पॉलिनोमियल है? मैंने बेटा तुमको पहले ही बता दिया था कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 0 है, इसलिए इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो इसको लिख देंगे कि 9 जीरोस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 जीरोस। ये ऐसा क्वेश्चन आया क्योंकि ये जो है ये कैसी इक्वेशन है? इसकी इक्वेशन मैं बताऊं, ये है y इजिकल्स टू ए। ये y इजिकल्स टू ए है, a x की पावर 0, y इजिकल्स टू ए एक्स की पावर 0, x की पावर 0 तो 1 होता है, तो y इजिकल्स टू a है। मान लो कि ये यहाँ पे 5 है, जो कि हमने एग्जांपल लिया था, तो y इजिकल्स टू ये 5 है, इसके कोई जीरो नहीं रहेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसने x एक्सिस को कभी काटा ही नहीं, तो मतलब ये y इजिकल्स टू 0 कभी होगा ही नहीं। ठीक है, इसके लिए 9 जीरोस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे इसमें क्या किया हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा इसमें ये किया हुआ है, कैसे बनाया इसको? ये क्या पता किस चीज़ का ग्राफ है? ये ऐसा आया ये गया। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा बेटा? इसने एक्स एक्सिस को एक बार काटा। ये जो वैल्यू है ये एक ही बार y इजिकल्स टू 0 जो है वही ना, एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू 0 मतलब कि क्या है? इजिकल्स टू y इजिकल्स टू 0 एक ही बार हुआ, y इजिकल्स टू 0 एक ही बार हुआ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार काटा। तो बस यही है, देखो कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है और ये तुम्हारे बहुत ही बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये था बेटा फर्स्ट, ये था बेटा सेकंड। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार से है, ये एक्स डैश वाई डैश, ये ऐसा गया यहाँ से काटा, ये ऐसा गया यहाँ से काटा, नहीं ये चले गया। तो भैया मेरे को एक बात बताओ कि ये कितनी बार इसने एक्स एक्सिस को काटा? एक बार काटा। तो पहला जो y की वैल्यू है ये y1 है, y1 यहाँ पे 0 होगा, दूसरा y2 यहाँ पे 0 होगा, और तीसरी बात y3 ये यहाँ पे 0 होगा। तो y की कितनी वैल्यू तुमको पता है ना, कितना पढ़ा है तुमको कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है। y मतलब क्या है? y मतलब है f ऑफ x, वो 0 हो रहा है। कितनी बार 0 हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार। आंसर क्या आ जाएगा इसका? नंबर ऑफ जीरोस 3। चलो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नचाते हुए उसको ले गया है वो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में इसने ऐसा किया, ऐसा आया। ठीक है, यहाँ से निकाला इसने, ऐसा किया न ऐसा ले गया। तो भैया इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसका आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोस 4।
ये हो गया तुम्हारा बेटा चौथा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पे चले। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा बेटा हो गया पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने सिंपल सा है। फोर्थ क्वेश्चन जो है तुम्हारा ऐसा है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, तो बेटा इसने 2 बार काटा तो इसका आंसर 2 आ ही जाएगा। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है। सिक्स्थ जो तुम्हारा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो है सिक्स्थ वाला मैं खुद भी करके दूंगा तुमको। आंसर तो इसमें दिया ही हुआ है, लेकिन तुम तुम्हारे सरों से पूछना, क्या है ना, ये तुम तुम्हारे सरों से पूछना, इसलिए मैं तुमको सिक्स्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो ये सारे क्वेश्चन तो तुम फटाफट कर ही लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये बनाया हुआ है x डैश y डैश, ये आया, ठीक है, ऐसे कट किया, हाँ ये ऐसा बिल्कुल आया, ये इसने यहाँ पे आया, ये ऐसे टच किया, ये निकल गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने ये तो कट किया एक बार, ठीक है। अब ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो है ना, टेक्स्ट बुक में हमें पता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, 1 2 3 टच किया है, फिर काटा, तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर 3 है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे 2 इक्वल जीरोस भी तो हो सकते हैं। तो 2 2 4 और 1 5, इसका आंसर क्या 5 हो सकता है? क्या इसका आंसर 5 हो सकता है? 5, क्या इसका आंसर 5 हो सकता है? ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर भी छोड़ रहा हूँ। जो अभी हमने पैराबोला देखा, जिस हिसाब से हमने देखा, तो उसमें क्या है ना कि जो 2 इक्वल रूट्स आ रहे थे तो वो वहाँ पे रुक जा रहा था और ये आंसर दे रहा था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको क्यों ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये कहीं पे पूछा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आर डी शर्मा को लेता हूँ, तो आर डी शर्मा में ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, तो इसने ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों पे इसका मानना है कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, 2 इक्वल जीरोस भी हो सकते हैं। तो इसको 2 2 4 और 1 5, तो क्या इसका आंसर 5 भी हो सकता है? मुझे ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट में बेटा तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे सर से, तुम्हारे टीचर से पूछ के बताना थोड़ा सा कि सर हमारे एक सर है जो बोल रहे हैं कि क्या इसका आंसर 5 भी हो सकता है। तो वो जो है उसको बिल्कुल कमेंट डाउन आके इस टाइम पीरियड पे ज़रूर करना, तो थोड़ा मुझे भी आपके टीचर से थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। तो देख लो, इसको कर लो। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हुआ। अभी कितना क्या टाइम हुआ है, 42 मिनट्स ही हुए हैं यार। एक्सरसाइज 2.1 हो गई है, 42 मिनट्स ही हुए हैं। तो अब हम बात करने वाले थे, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं मेरे टाइम पीरियड में कैसे मैंने पढ़ाई करी और कैसे क्या मैथ्स थोड़ा सा आसान लगने लगा। तो ऐसा है कि जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई में सीरियस हुआ था 9th क्लास से। 9th से थोड़ा सा सीरियसनेस आई थी। केसी सर के यहाँ पे मैं कोचिंग गया था, तो केसी सर का बहुत ही बड़ा योगदान है, थैंक यू केसी सर। तो केसी सर ने हमारे अंदर एक इंट्रिग्यू, मतलब एक थोड़ी सी भावनाएं मैथ्स को लेके, मैथ्स का डर को भगाने के लिए, या फिर मैथ्स का एक तरीके के क्या है कि मैथ्स का एक तरीके का जो रुझान है कि हमारी जो रुचि है मैथ्स के तरफ डाइवर्ट करने के लिए केसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। केसी सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो जो 9th से मैं ट्यूशन गया उनके यहाँ पे, तो उससे मेरा थोड़ा सा एक टीचर का ही योगदान रहता है बच्चे के जीवन में। तो उन्होंने मेरे अंदर की जो जिज्ञासा है उसको थोड़ी सी आग जरूर दी, उन्होंने थोड़े तरीके बताया, तो मैं वही तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। वही 11th-12th में मैं गया अगर, तो आशीष झा सर थे मैथ्स के लिए, जो कि हमको हमेशा मोटिवेट करते रहे। संजय वर्मा सर जो वहाँ पे गया, फिर कमलेश जोशी सर, प्रिंसिपल सर। तो आपके जो टीचर्स जो है ना वही आपको शेप करते हैं। तो उनके बदौलत ही मैं जो है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन माइंड में आया, मैथ सॉल्व करने लग गए और बच्चे बहुत ही आगे पहुँच जाते, ऐसा नहीं होता है। उनके टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा
उसमें योगदान रहता है। तो थैंक यू वेरी मच तीनों सरों का मेरे जीवन में, 3-4 सर जो भी रहे बहुत ही इंपॉर्टेंटली मेरे जीवन में, सारे टीचर्स का ही रहा है। कहीं ना कहीं आपको सारे टीचर्स एक सेव करते हैं एक डायरेक्शन में, तो उन सब का अच्छे से रहा। बट मैंने जो ट्रिक जो फॉलो करी मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या किया कि जो भी हमारे क्वेश्चंस है, जो भी हमें सर करवा रहे हैं, तो उसको पहले तो हमें समझ नहीं रहती है इतना ज़्यादा वास्ट। मान लो कि कुछ चीज़ समझा दी। अब जैसे ये ऑनलाइन लेक्चर्स है, मैं जो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, तो तुम्हें क्या है ना, तुम्हें ये बाद में भी लेक्चर मिल जाएगा। मेरी जो चीज़ समझ में आई अधूरी रह गई तो वो तुम बाद में पूछ सकते हो, मैं वीडियो में भी बता दूंगा, तो वो हमेशा रह जाएगी। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे हम क्या करते थे ना, एक रफ कॉपी लेते थे भैया, हम रफ कॉपी लेते थे, 2 रुपए की पेन ली और जो सारी चीज़ें सर ने पढ़ाई है हमको उसको घींच डालो। बिल्कुल उसको रटने का भी काम चलता था, या फिर एक काम था कि कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो उसके 10 क्वेश्चन करे जाओ। तो मैथ्स से जो सीखने का सबसे आसान तरीका है ना, वो है आपकी रफ कॉपी और 2 रुपए का पेन। अगर आपको मैथ्स में पकड़ बनानी है और मैथ्स में बिल्कुल अव्वल दर्जे का एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए बेटा तुम्हारी जो पेन है और कॉपी है यही काम में आएगी। तुम जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ज़्यादा चमकोगे, तुम्हारा हाथ भी उतने ज़्यादा खुलेंगे, तुम्हारा मैथमेटिक्स जो है दिमाग का वो भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो यही तरीका है मैथ्स में। डर लग रहा है तो उसका सॉल्यूशन है, उसके लिए ही मैं बैठा हूँ, डर के सॉल्यूशन के लिए ही मैं बैठा हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर पाऊँ। डर वहीं पे है जहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चीज़ समझ में नहीं आती है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्लियर है। तो यही है कि अगर आपको मैथ्स में एक्सपर्टाइज करना है, एक्सपर्ट बनना है, 10th के मैथ्स की स्पेशली बात करूँ, या फिर इससे जो लोअर कैटेगरी के भी मैथ्स है, या फिर हायर तुम जब जाओगे 11th-12th में, या फिर उसके बाद में अगर कॉलेज में जाते हो तो M1 M2 M3 जो तुम पढ़ने वाले हो मैथमेटिक्स कॉलेजेस में, उसमें भी ये सारी जो बेसिक्स जो तुम्हारे रटे रटाए जो तुम्हारे हाथ चले हुए रहते हैं ना, यही सारी चीज़ें काम में आती है। तो बेटा चीज़ों को समझो, चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को पता करो कि क्या चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ग्रास रूट से चलो। अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो हम हमारे टीचर से पूछेंगे, उनसे भी नहीं समझ में आती है तो मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियरिफाई करते हुए चल ही रहा हूँ, बिल्कुल कि बिल्कुल धीरे धीरे पॉलिश करके अच्छे से सारी चीज़ों को बता पाऊँ। तो इन सारी चीज़ों के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा जो है डाउट्स क्लियर होते जाते हैं, हाथ बैठते जाता है। और यही सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दूँ बहुत ज़्यादा मुझे काम आई थी, हमारे मेरे रेलवे के एग्ज़ाम्स में। जो तुम मैथ्स सीख रहे हो तो बेटा इसके जो तुम्हारे दिमाग में जो इफ़ेक्ट्स है ना, जो तुम सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत ही अलग लेवल के रहते हैं। ये तुम्हें ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें बता दो कि कोई सी चीज़, जैसे कि तुम फिजिकली फिट हो तो कैसे तुम फिजिकली फिट हो, तुम अच्छे से चल फिर पा रहे हो, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल तुमको एक माउंटेन चढ़ने के काम में आ सकता है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने के काम में आ सकता है, तुम कोई काम कर रहे हो तो उसके काम में आ सकता है। तो जैसे तुम्हारी फिटनेस है वो कैसे अलग अलग रोल प्ले करती है, दूसरी जगह पे तुम्हें दिखता नहीं है लेकिन तुम फिट हो इसलिए सारी चीज़ें कर पाते हो, तो वैसे ही मैथ्स का भी है। अगर तुम मैथ्स में या फिर फिजिक्स में और इनमें हमारी पकड़ अगर अच्छी मजबूत हो जाती है तो दिखे नहीं गा, बट वो कई मायनों में तुम्हें एक्सपर्ट बना देगा। जो चीज़ें विजिबल नहीं है उन सारी चीज़ों में भी तुम्हारे कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा जो फोकस है वो मैथ्स को ज़्यादा पढ़ाने के ऊपर है। मैथ्स और साइंस हम अपना पक्का कर लें, हिस्ट्री तो हमें जानना ही चाहिए। तो सारी चीज़ों को क्या है ना, एक बिगर व्यू के लिए लेके चलो, एक थोड़ा सा ऐसा कि हमें समझ डेवलप कर रहे हैं। हम उस एरा में है कि ज़्यादा मार्क्स के लिए दौड़ें नहीं। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़्यादा मार्क्स के पीछे दौड़ो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके जो है 60, 65, 80, 70, 72 मार्क्स थे, परसेंटेज थे 11th-12th में और कॉलेज में भी, लेकिन वो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है ना, मार्क्स को ज़्यादा तवज्जो ने दी, चीज़ें सीखी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, तो एग्जाम्स में उनके बहुत ज़्यादा काम में आए। वही चीज़ें हैं। अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम प्राइवेट में जाते हो तो वहाँ पे भी ये स्किल्स बहुत काम आने वाली है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये छोटा सा लेक्चर इसलिए दिया था कि क्या है ना कि तुम्हारी जगह से, तुम्हारी एज से मैं भी निकला हुआ हूँ। तो जब
आपकी एज से मैं एक्सपीरियंस सारी चीज़ें करके निकला हूँ, मेस का जो प्रेशर रहता है उन सारी चीज़ों को भी झेल के निकला हूँ। तो मुझे पता है कि किस तुम अभी माइंडसेट में हो, तो माइंडसेट को थोड़ा सा बिगर कर लेना है, एग्जाम से खुलकर सोचना है। सारी चीज़ें जो मैंने इसमें आज लेक्चर में एक्स्ट्रा पढ़ाई, अगर मैं चाहता तो कुछ नहीं था तुम्हारे इसमें कि भाई कितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो तुम्हारे जीरोस हो गए, लेकिन मैंने पेरा बोला कि तुमको समझ क्यों डेवलप करवाई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी समझ क्लियर हो, आपको भी क्लियर हो, आप कुछ एक्स्ट्रा जान पाओ। तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा तुमको मैं पूरा, अगर तुम मेरे साथ में लास्ट तक बने हुए रहते हो तो तुमको बिल्कुल पूरा मक्खन बना दूंगा, पूरा क्रीम बना दूंगा तुमको। पास होने की तो झंझट खत्म भी समझो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई है। ये जो अगली क्लास रहेगी, अगली क्लास को थोड़ी सी बड़ी क्लास रख लेंगे, हल्की सी, उसमें हम कोफिशिएंट्स के साथ में कैसे जीरोस वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।